मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं एक बार जो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है जी, इसको भी लिया जाए। कैसे आपकी शुरुआत हुई उस बारे में आप एक परिचित। जी मैं बोलते हरियाणा का रहने वाला हूँ और मेरी 12th तक की जो एजुकेशन है वो नरवाना में ही हुई। ये मानता हूँ कि 22 साल की उम्र तक ही मैंने बीकॉम ऑनर्स और सीएस और मास्टर ऑफ फाइनेंस कर लिया था। एक प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन भी कर लिया। कॉर्पोरेट आपकी सोच थी, वो पढ़ाई आपने की, तो कैसे इंस्पायर हुए मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है? मेरे पिताजी हमेशा ये कहा करते थे कि या तो व्यवसाय मेरा ही ज्वाइन कर लो और नहीं तो अगर नौकरी करनी है तो फिर वो करो जिसमें डीसी बनते हैं, क्योंकि हरियाणा में कलेक्टर का बड़ा फेमस नाम डीसी है और डीसी वहाँ एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता है। अंडर ट्रेनी जब आईएएस थे, यहाँ से ले किस 22 साल आपकी सर्विस को हो गया लगभग, तो वो जर्नी के बारे में आप बताएं। और कि आईएएस जब आप राजस्थान में बनते हैं जी तो आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है जी। राजस्थान में आप देखते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस आ जाते हैं, बोली के डिफरेंस है, इवन लोगों के जीने के ढंग में भी डिफरेंस है। गंगानगर की तुलना आप 12 से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, प्रतापगढ़ की तुलना आप अलवर से नहीं कर सकते हैं। यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। हरियाणा में एक ही तरह का कल्चर देखने की आदत थी, कल्चरली बहुत ही डाइवर्स स्टेट में आने का मौका मिला। जब गढ़साना में किसान आंदोलन हुआ तो मुझे वहाँ भी रहने का मौका मिला। मुझे 4 जिलों में कलेक्टर रहने का मौका मिला। तो 12 के बारे में बड़ी गलतफहमियां थी लोगों को कि 12 एक बड़ा पिछड़ा हुआ जिला है, 12 में दिक्कतें हैं। जितना आप चैलेंजिंग जगह पे रह के सीखते हैं उतना एक सिंपल जगह पे रह के नहीं सीख सकते हैं। कंट्रोल करना बिना ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल किए, तो ये बड़ा सीखने वाली चीज़ें हैं और बहुत धैर्य का काम है। नवाचार के लिए तो आप जाने जाते हैं। स्पर्श आपने एक संस्था की शुरुआत की थी, बैड टच गुड टच को लेके आपने जो अवेयरनेस पूरे राजस्थान में फैलाई है, और राजस्थान ही नहीं वो पूरे देश भर में आपका एक मॉडल चल रहा है। स्पर्श को शुरुआत करने का आपका क्या एक औचित्य था और अब वो कहाँ तक पहुँची है और आगे कहाँ तक ले जाना है? हमने कोई संस्था शुरू नहीं की, ये हमारा बेस्ट रहा। कोरोना के जस्ट पहले साल 2019 में जब हमारे कुछ लोगों को लगा मेरे साथ साथ छोटे बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, डाटा भी ये कह रहे हैं कि घर के लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आई, क्या हम बच्चों को एक ऐसे सेशंस दे सकते हैं स्कूलों में जाके कि उसके जीवन में बैड टच किन किन तरीकों से आ सकता है। आज हमें 5 साल हो गए और ये सैटरडे फॉर सोसाइटी मॉडल पे चलता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जुड़ने वाले लोग नौकरी में भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और अगर कोई और लोग भी हैं तो वो हर रोज अवेलेबल नहीं होंगे। बहुत प्रमुख विभाग आपके पास रहे, आप सीनियर होते जा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। उस बीच में अगर आपको राजस्थान के और जिलों में जाना पड़े, आपको आपके वॉलंटियर्स बुलाएंगे, सर नहीं आपको आना ही पड़ेगा, आपको खुद को, तो आप अपना समय निकाल पाते हैं और जगह पर जा पाते हैं? पर ये डिपेंड करता है। कई बार ऐसे विभाग रहते हैं जहाँ पे जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है, इवन सैटरडेज भी बिजी रहते हैं, ऐसा कई बार हुआ, तो वहाँ पर फिर हम बाहर नहीं जा पाते। फिर मेरी दूसरे वॉलंटियर, लोकल वॉलंटियर से काम चलता है और मैं ऑनलाइन उनके साथ जुड़ जाता हूँ कुछ देर के लिए। घर के लोग ही बैड टच गुड टच कर सकते हैं, जरूरी नहीं बाहर का आदमी करेगा, घर के लोग भी बैड टच गुड टच कर सकते हैं? ये व्यक्ति पे डिपेंड नहीं करता है, व्यक्ति के उद्देश्य पे डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति बाहर का है लेकिन अगर उसको आपके टच करने के पीछे उसकी इंटेंशन, उसका उद्देश्य सही है तो वो टच अच्छा है। लेकिन अगर घर का व्यक्ति टच कर रहा है लेकिन उसको आपको टच करने के पीछे इंटेंशन गलत है तो वो समझ जाएगा। जो इस तरह की मानसिकता के लोग हमारे घर परिवार में है या आसपास है, वो बच्चों के अंगों को जानबूझ के टच करना चाहेंगे जो सेंसिटिव अंग है, डिफरेंट, और उस व्यक्ति का प्रभाव होता है, वो बच्चा शर्म के मारे बोल भी नहीं पाता। अभी एक यूट्यूबर था, मैं नाम नहीं, इस तरह की सिक्योरिटी, इतना प्रबंध, इतनी भीड़ हो गई यूथ की जी उस यूट्यूबर के लिए। और मैं एक बात कह रहा हूँ कि बच्चों को इस तरह की चीजों से निकालना पड़ेगा। बहुत सारे फैमिली तो वॉच करते करते के स्क्रॉल करोगे आप, गलत चीज भी आ जाती है, बहुत सारी आ सकती है। ये बहुत डेंजरस है, सतर्क रहें। कोई सेलिब्रिटी प्रोफाइल से आपको कोई बुलाता है कि आ जाइए होटल में मिलने आ जाइए, या मेरे से आप मिलेंगे तो मैं आपसे मिलूंगा। पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, मैं आपको बताऊं। एक लड़की हमारे शहर से ही किसी दूसरे राज्य की राजधानी की तरफ जा रही थी और अनफॉर्चुनेटली किसी दूसरे राज्य के रोडवेज के कंडक्टर ने अगर उस पर ध्यान नहीं दिया होता और उसने एक फादर की तरह उस बच्ची को आप देख रहे हैं द दिवाकर शो। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जिनका खुद अपना एक अच्छा एक ऑरा है और बहुत अच्छी इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नवीन जैन जी से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नवीन जी अभी वित्त और एवं व्यय में सचिव है राजस्थान सरकार में। शुरुआत हम करते हैं
बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन जीवन परिचय आपका दीजिए कि कहाँ आपकी स्कूलिंग हुई, कहाँ से आपने अपने स्कूलिंग की और कैसे आपकी शुरुआत हुई, उस बारे में आप एक बार परिचित। जी, मैं बोलते हरियाणा का रहने वाला हूँ और मैं हरियाणा में एक छोटा सा कस्बा है नरवाना, वहाँ से संबंध रखता हूँ। और मेरी 12th तक की जो एजुकेशन है वो हरियाणा बोर्ड से और नरवाना में ही हुई। उसके बाद मैं अपनी बीकॉम करने के लिए चंडीगढ़ DAV कॉलेज में गया था और वहीं बीकॉम करते करते मैंने कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ फाइनेंस किया और मैं ये मानता हूँ कि 22 साल की उम्र तक ही मैंने बीकॉम ऑनर्स और CS और मास्टर ऑफ फाइनेंस कर लिया था। तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए पूरी तरह तैयार था जी। और उसके बाद मैंने एक प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन भी कर लिया था और कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे मैं काम कर रहा था जी। और उसी दौरान मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं एक बार जो UPSC का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है जी। इसको भी लिया जाए। मेरा बचपन से कोई ये टारगेट नहीं था। मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट का स्टूडेंट था। कॉमर्स और मैनेजमेंट का स्टूडेंट होने के नाते मैंने आप समझ सकते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर में ही कंसल्टेंसी फर्म को ज्वाइन करने का ही मेरा इरादा था। लेकिन डेस्टिनी जो होती है, अगर नियति को जो मंजूर है आप उसी तरफ आगे बढ़ते हैं। और 99 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया और पहला अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो मैं इंटरव्यू तक चला गया था। तो इसने मेरी इस बात को मजबूत कर दिया कि अगर मैं अगला अटेम्प्ट बहुत अच्छे से दूंगा तो डेफिनेटली इसमें सक्सेस मिल सकता है। हालांकि उन दिनों में UPSC ने सीट्स काफ़ी कम कर दिए थे ओवरऑल सिविल सर्विस में भी और IAS के सीट्स भी नॉर्मल से काफ़ी कम थे। लेकिन ठीक तैयारी करने के कारण 2000 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया जी और 2001 बैच हमारा बना जी और मुझे IAS सर्विस अलॉट हुई जी। और उसके बाद मैं 2001 के बाद से हरियाणा को छोड़कर पहले ट्रेनिंग करने के लिए मसूरी गया और 2002 से लगातार मैं राजस्थान में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आपका व्यावसायिक बैकग्राउंड रहा जी। आपके फादर साहब का व्यवसाय था जी। उस बारे में आप बताएं कि कैसे इंस्पायर हुए, आपको क्या लगा कि मुझे IAS बनना है या IPS बनना है या कॉर्पोरेट आपकी सोच थी, वो पढ़ाई आपने की, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, हमारा जो व्यवसाय है हरियाणा में जिस तरह के व्यवसाय होते हैं तो एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस था जिसको आप आड़त के नाम से जानते हैं। मंडी में जो काम होते हैं वही मेरे पिताजी का काम था। हम दो ही भाई थे तो इसलिए बिजनेस काफ़ी होने की वजह से मेरे पिताजी को लगता था कि हम लोग पढ़ लिख के बिज़नेस को ज्वाइन कर लेंगे। मेरा बिज़नेस में जाने का मन था लेकिन मैं पुश्तैनी काम में नहीं जाके मैं एक कॉरपोरेट सेक्टर वाले बिजनेस में जाना चाहता था। चाहे कंसल्टेंसी के बाद मैं अपना व्यवसाय करने की सोचता। तो इसलिए मेरा गवर्नमेंट में आने का तो बिल्कुल मन नहीं था। इस तरह की मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं की थी और ना ही मैंने कोई इस तरह का कभी पूछा था किसी से कि IAS क्या होती है या दूसरा एग्ज़ाम। इवन हरियाणा सिविल सर्विस के बारे में भी मैंने कभी पता नहीं किया। और अपनी पूरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी होने तक मेरा इस विषय में कोई रुचि ही नहीं थी। ओके। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा ये कहा करते थे कि या तो व्यवसाय मेरा ही ज्वाइन कर लो और नहीं तो अगर नौकरी करनी है तो फिर वो करो जिसमें DC बनते हैं, क्योंकि हरियाणा में कलेक्टर का बड़ा फेमस नाम DC है और DC वहाँ एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो पिताजी की हमेशा ये तमन्ना थी कि अगर सर्विस की जाए तो गवर्नमेंट में बड़ी अच्छी वाली की जाए, नहीं तो फिर मेरा बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि डेस्टिनी आपको अपने आप दिल्ली लेके गई। आपने कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया, फिर दिल्ली में रहते हुए मूड बना कि एक बार सिविल सर्विस भी दे दिया जाए। फिर मेरे आड़े आ गया सब्जेक्ट कि मैं IAS में सब्जेक्ट क्या लूँगा, क्योंकि कॉमर्स को कोई भी अच्छा नहीं बता रहा था। 99 में भी लोगों ने कहा कि आप कोई सब्जेक्ट दूसरा लीजिए क्योंकि कॉमर्स और अकाउंटेंसी बहुत वाइड है। लेकिन मुझे लगा कि जिस सब्जेक्ट में मैंने बीकॉम किया है, मैंने CS किया है, मास्टर ऑफ फाइनेंस किया है, उस सब्जेक्ट को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो मैं कॉमर्स के साथ चिपका रहा। पहला अटैम्प्ट दिया तो अच्छे मार्क्स आए। सेकेंड अटैम्प्ट में और अच्छे मार्क्स आए तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो गया। और फिर 2001 के बाद तो फिर सिविल सर्विस में ही है, सरकारी सेवा में ही है। अभी आप सेक्रेटरी वित्त एवं व्यय राजस्थान सरकार, बिल्कुल। यहाँ पर किस तरह के काम आपको देखने पड़ता है? जी, देखिए, एक तरह से मुझे लगा था कि शायद आपका सवाल होगा कि मैं मास्टर ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस कॉमर्स का स्टूडेंट था। वो था वही और आप विषय की 22 साल बाद मुझे एक तरह से जो मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी मुझे उसको यूज़ करने का मौका मिलेगा। क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि वित्त व्यय अपने आप में एक चैलेंजिंग असाइनमेंट हमेशा रहा है। हमारे राजस्थान के बहुत अच्छे ऑफिसर्स जो हैं इसमें तैनात रहे हैं और इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं भी तो इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें तमाम जो बजट है, विभागों की जो कार्यप्रणाली है, उसको नज़दीक से देखने का मौका मुझे मिल रहा है।
मुझे अभी ज्वाइन किए हुए कुछ ही समय हुआ है, इसीलिए बहुत सारे विभागों से मीटिंग के दौरान मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप पूरे राजस्थान को समझना चाहते हैं तो प्लानिंग डिपार्टमेंट और फिर नंबर 2 पे फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग में मैं ऑलरेडी 2 बार सचिव रह चुका हूँ और अब लगता है कि इस एक्सपोजर से मुझे 360 डिग्री एक गवर्नेंस को देखने का बेहतरीन मौका मिलेगा। और इसमें किया यही जाता है कि जो भी वित्त विभाग द्वारा कार्य किए जाते हैं उसका जो व्यय से संबंधित भाग है वो हमारे विभाग द्वारा दिखा जाएगा। आप अंडर ट्रेनी जब आईएएस थे, एसडीएम लगते हैं, वहाँ से लेके और आप यानी 21-22 साल आपकी सर्विस को हो गया लगभग। तो कई जिलों में आप कलेक्टर रहे, प्रोबेशन टाइम में एसडीएम रहे, तो वो जर्नी के बारे में आप बताएं और कैसा एक्सपीरियंस कहाँ रहा, कहाँ खट्टे मीठे पल आए, वो सारा एक शेयर करें आप। देखिए मुझे लगता है कि आईएएस जब आप राजस्थान में बनते हैं जी तो आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है जी, और आम जनता बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है प्रशासनिक सेवा से, और पर्टिकुलरली भारतीय प्रशासनिक सेवा से राजस्थान की जनता को हमेशा उम्मीदें रही हैं और काफ़ी वो उम्मीदें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कई बार कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। राजस्थान में आप देखते हैं कि अलग अलग जो जोन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस आ जाते हैं, बोली के डिफरेंस है, इवन लोगों के जीने के ढंग में भी डिफरेंस है। गंगानगर की तुलना आप 12 से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, प्रतापगढ़ की तुलना आप अलवर से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक तो ये बात है कि यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। तो मुझे हरियाणा में एक ही तरह का कल्चर देखने की आदत थी और उस तरह से मेरे लिए बहुत अच्छा चेंज हुआ कल्चरली कि मुझे कल्चरली बहुत ही डाइवर्स स्टेट में आने का मौका मिला। उसके बाद मेरा प्रोबेशन जोधपुर में रहा। जोधपुर में जो मेरे कलेक्टर थे श्री रजत मिश्रा जी, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि काम करने का उनका एक अलग स्टाइल था। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा 1 साल में। उसके बाद मैं एसडीएम भी जोधपुर में ही लगा तो मुझे फिर से उनके अंडर दिखने का मौका मिला। इस तरह से प्रशासनिक सेवाओं में आते ही एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ जोधपुर जिला और फिर उसमें भी एक अच्छे कलेक्टर से सीखने को मिला। उसके बाद मैं 3 जगह एसडीएम रहा, डीग में, जोधपुर में और लास्ट में जब गढ़साना में किसान आंदोलन हुआ तो मुझे वहाँ भी रहने का मौका मिला। लगभग आप 2 साल एसडीएम रहते हैं, उसके बाद आपकी प्रमोशन होने के बाद आप जो है डिप्टी सेक्रेटरी किसी डिपार्टमेंट में लग जाते हैं और कुछ दिन बाद फील्ड में आपको एज ए कलेक्टर भेजा जाता है। मुझे 4 जिलों में कलेक्टर रहने का मौका मिला और उसमें एक बड़ी यूनिक बात यह है कि मुझे एक जिले में 2 बार रहने का मौका मिला। यानी मैं सबसे पहली बार 12 में कलेक्टर बना और मेरी आखिरी कलेक्टरशिप भी 12 में ही थी। तो 12 के बारे में बड़ी गलतफहमियां थी लोगों को कि 12 एक बड़ा पिछड़ा हुआ जिला है, 12 में दिक्कतें हैं, लेकिन मैंने अपने दोनों ही टेन्योर में जो है बहुत अच्छे से देखा कि जितना आप चैलेंजिंग जगह पे रह के सीखते हैं उतना एक सिंपल जगह पे रह के नहीं सीख सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत होती हैं, बहुत तरह की चुनौतियाँ हैं। वहाँ शहरियाओं के विकास की एक बहुत बड़ी इशू है और आपको जान के हैरानी होगी कि 12 एक बहुत ही ग्रीन एरिया है, वहाँ पे 12मासी नदियाँ बहती हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत शानदार है, तो बहुत अच्छे हैं। तो एक तरह से ट्राइबल डेवलपमेंट का जो मेरे कहीं एक्सपोजर नहीं था लाइफ में, मुझे वो वहाँ मिला। उसके बाद वहाँ धीरे धीरे वो एक पावर सेक्टर की बेल्ट बन गया। मेरे देखते देखते मैंने देखा कि बहुत सारी सरकारी और निजी कंपनियां वहाँ पावर प्रोड्यूस करने के लिए आई। तो एक तरह से ये सारे एक्सपीरियंसेस मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे थे। और उसके बाद मैं 13 साल से अब जयपुर में हूँ, विभिन्न विभागों में एचओडी रहा हूँ, कमिश्नर और डायरेक्टर रहा हूँ और फिर 2017 के बाद सेक्रेटरी बनने के बाद मुझे 6-7 डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटरी के तौर पे विभाग को बहुत ऊपर से देखने का भी मौका मिलता है। लेबर डिपार्टमेंट हो या फूड डिपार्टमेंट हो, प्लानिंग हो या मुझे सोशल सेक्टर में ज़्यादा एक्सपोजर मिला। मैं ये भी अपने आप को काफ़ी लक्की मानता हूँ कि अगर आपको रियल राजस्थान देखना है तो आप सोशल सेक्टर में काम करके रियल राजस्थान, रूरल राजस्थान को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो बहुत ही मिक्स्ड एक्सपीरियंस है। गुज्जर आंदोलन के लिए जब करौली में गए तो बहुत बुरे दिन भी देखे क्योंकि बहुत ही चिंताजनक स्थिति थी। गढ़साना में जब किसान आंदोलन में गए तो वहाँ भी बड़ी खतरनाक थी। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना और वो सारी चीज, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना और सरकार की मंशा के अनुसार बहुत ज़्यादा चीज़ों को बिगड़ने नहीं देना और उसके बावजूद कंट्रोल करना बिना ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल किए। तो ये बड़ा सीखने वाली चीज़ें हैं और बहुत धैर्य का काम है। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हुए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग असाइनमेंट हुई, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली। और मैं ये कहूँगा दिवाकर कि मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि जब मैं कॉमन मैन के तौर पे कई चीज़ों से पीड़ित होता था और जब मुझे उन्हीं जगहों पे एज ए एचओडी जाने का मौका मिला तो मैंने उस मौके को ख़राब नहीं होने दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं खुद 93 में
+2 करने के बाद एडमिशन करने के लिए कॉलेजों के धक्के खा रहा था, तो मेरे दिल में बार बार ये आता था कि इस सिस्टम में कोई सुधार होना चाहिए। और 20 साल बाद 2013 में जब मैं राजस्थान का कॉलेज कमिश्नर बना जी। तो हमने ऑनलाइन एडमिशन लागू किया। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि नॉस्टैल्जिक मोमेंट था। नवाचार के लिए तो आप जाने जाते हैं जी। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। फिर जब मेडिकल में गए तो लगा कि 20 की जो 50,000 आशा सहयोगिनी है उनको अपनी पेमेंट डिले से मिलती है, वो हमेशा हमारा घेराव करती हैं, वो हमेशा हमसे दुखी रहती हैं, और हम ये भी नहीं जानते हैं कि कौन आशा अच्छा काम कर रही है, कौन काम नहीं कर रही है। तो अगेन टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी के थ्रू आशा सॉफ्ट बनाया, उस सॉफ्टवेयर को नेशनल अवार्ड मिला, और फिर हमारा एक मेडिकल एंड हेल्थ में नवाचार का दौर शुरू हुआ। मुझे अच्छा एक्सपोजर भी मिला, काफ़ी लंबा टेन्योर भी मिला। मेडिकल एंड हेल्थ के टेन्योर को मैं दिवाकर अपने अभी तक के टेन्योर में काफ़ी अच्छा मानता हूँ, क्योंकि एक कॉमर्स का स्टूडेंट होने के नाते मैंने मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। एक कॉर्पोरेट सीईओ की तरह मैंने एक एमडी के रोल को निभाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि लर्निंग के हिसाब से राजस्थान को गवर्नेंस देते समय हमारी क्या चीज़ें अच्छी रही, क्या बुरी रही। आप केवल सक्सेस से नहीं सीखते हो, आप कई बार अपने फेलियर से सीखते हो, क्योंकि नेक्स्ट कदम आप सीखते फेलियर से ही हो ज़्यादा। हाँ, ये आप कह सकते हैं बिल्कुल। और ये है, और राजस्थान आपको पूरा मौका देता है, आपको सब चीज़ें सीख के, और फिर वो चीज़ पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, सोशली यूजफुल भी होनी चाहिए, और ब्यूरोक्रेटिकली पॉसिबल भी होनी चाहिए, और फाइनेंशियली उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। मैंने देखा तभी वो सस्टेनेबल रहती है। अदरवाइज बहुत नए नए प्लान आते हैं, बहुत सारे नवाचार होते हैं, वो जितनी स्पीड से आते हैं उतनी स्पीड से फिर गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए हमारे अंदर ये सारे इनपुट्स हमें डालने पड़ेंगे कि वो सोशली, पॉलिटिकली, ब्यूरोक्रेटिकली, फाइनेंशियली वाइबल हो। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बैड टच गुड टच को लेके आपने जो अवेयरनेस पूरे राजस्थान में फैलाई है, और राजस्थान ही नहीं, वो पूरे देश भर में आपका एक मॉडल चल रहा है। स्पर्श आपने एक संस्था की शुरुआत की थी, जिसमें अब हज़ारों वॉलंटियर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। उसके बारे में प्रकाश डालिए कि स्पर्श को शुरुआत करने का आपका क्या एक औचित्य था, और अब वो कहाँ तक पहुँची है और आगे कहाँ तक ले जाना है, उसके बारे में प्रकाश डालिए। सबसे पहले बात तो मैं दिवाकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने कोई संस्था शुरू नहीं की, ये हमारा बेस्ट रहा जी। मुझे लगता है कि हम लोगों को हमेशा शुरू से ये लगता है कि कोई भी काम करने के लिए एक संस्था और एक ऑफिस होना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आज सोशल मीडिया के टाइम में, और कोरोना ने तो साबित कर दिया है कि वर्क फ्रॉम होम से भी दुनिया में कंपनियां चलती हैं। और शायद कोरोना के जस्ट पहले साल 2019 में जब हमारे कुछ लोगों को लगा, मेरे साथ साथ, कि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, अखबार और न्यूज़ चैनल्स पूरे देश में कह रहे हैं कि छोटे बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, बैड टच की घटनाएं बढ़ रही हैं, डाटा भी ये कह रहे हैं कि घर के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आई कि क्या हम केवल अखबार की खबर पढ़ के दुख प्रकट कर दें, या अपनी जो संचित ज्ञान है, हमने आज तक जो सीखा है, उसको थोड़ा सा और यूज़ करके और लाइक माइंडेड लोगों के साथ मटेरियल डेवलप करके, क्या हम बच्चों को एक ऐसे सेशंस दे सकते हैं स्कूलों में जाके कि 1 घंटे के अंदर बच्चे को ये बता दिया जाए कि उसके जीवन में बैड टच किन किन तरीकों से आ सकता है। और आप देखिए, आज हमें 5 साल हो गए, साल दर साल नई नई घटनाएं, नए नए तरीके लोग निकालते हैं और हम उनको इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं। और आज हमारा जो मटेरियल है वो इतना बढ़िया डेवलप हो गया है कि अगर आपके स्कूल में प्रोजेक्टर है तो हम आपको बहुत अच्छे से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बता देंगे। और यदि आप एक ऐसे स्कूल है जो किसी गांव में है जहां लाइट भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, तो हम हमारी प्रिंटेड फ्लैक्सी सीट के माध्यम से आपको बता देंगे। बात है मैसेजेस की कि आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो हमने इसका नारा ये रखा हुआ है कि स्पर्श एक वॉलंटरी प्रोग्राम है, ये ना कोई एनजीओ है, ना ही ये CSR लेती है, ना ही ये डोनेशन एक्सेप्ट करती है। और अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो हमें आपसे एक ही चीज़ चाहिए, आपका समय। और ये सैटरडे फॉर सोसाइटी मॉडल पे चलता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जुड़ने वाले लोग नौकरी में भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और अगर कोई और लोग भी हैं तो वो हर रोज अवेलेबल नहीं होंगे। तो चूंकि ये एक नॉन पेमेंट सिस्टम है, लोगों को अपनी वॉलंटरी सेवाएं देनी है, तो हमने सैटरडे मॉडल रखा कि अगर किसी के पास और दिन समय नहीं है तो वो सैटरडे कोशिश कर ले। आपको पता है कि सरकार में भी सैटरडे कई बार काम रहता है, लेकिन ज़्यादातर समय हम फ्री होते हैं। तो सैटरडे को स्कूल्स खुले होते हैं। तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि राजस्थान के स्कूल्स में तो वैसे भी आजकल नो बैग डे है, तो उस वजह से सैटरडे को आप पढ़ाई की बजाय दूसरे काम करवाते हैं। तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई। और सैटरडे को हमारी टीम के वॉलंटियर जो हैं वो जाते हैं, सेशन लेते हैं और 45-50 मिनट 1 घंटे तक बातचीत करते हैं।
बच्चों की क्वेरीज भी आंसर करते हैं। तो बहुत अच्छा वो प्रोग्राम हमारा 5 साल से चल। को 5 साल हो गए हैं स्पर्श को स्टार्ट किए हुए और बहुत अच्छा आपका ग्रोथ हो रहा है। तो स्कूल्स को आप कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे वॉलंटियर्स आपसे जुड़ते हैं और कितनी संख्या हो गई है, कैसे आपका ये परिवार बढ़ता जा रहा है, उस बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा एक फेसबुक पेज है जी। और अब हमने समय के साथ इंस्टा पे भी अपना एक पेज बनाया है। हमारे पास कोई डेडिकेटेड टीम नहीं है जो हमारे लिए ये सारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट करे, क्योंकि इसका कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है, तो इसीलिए नेचुरली इसमें एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा करने की स्थिति नहीं बनती है। और हम ये मानते हैं कि स्कूलों के पास अपने खुद के साधन है, ऑडिटोरियम है, नहीं तो हॉल्स तो सबके पास ही है, फिर प्रोजेक्टर भी आजकल स्कूलों में होते ही हैं, इवन सरकारी स्कूलों में भी प्रोजेक्टर आ रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं स्कूल हमें करके दे देता है। वॉलंटियर स्कूलों को खुद अप्रोच करते हैं और बाद में धीरे धीरे स्कूल हमें अप्रोच करने लगते हैं। ओके। तो क्योंकि हम फेसबुक पे हैं और लोगों को हमारे नंबर पता लग जाते हैं, हमारे वॉलंटियर जब जाते हैं तो बाद में अपने नंबर दे आते हैं। तो हमने कई बार देखा है कि स्कूल के कई टीचर भी रुचि दिखाते हैं कि सर आप उस स्कूल में कर देंगे क्या, वहाँ मेरा बच्चा पढ़ता है, या वो स्कूल ये कहता है कि सर मेरे भी दोस्त का एक स्कूल आप वहाँ भी कर देंगे क्या, या हमारे ही ग्रुप के कई स्कूल आप वहाँ कर देंगे क्या। तो एक तरह से ये माउथ पब्लिसिटी हो रही है। और 2019 में जब हमने शुरू किया तो शुरू में हमें लोगों को अप्रोच करना पड़ा। और दिवाकर, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम बैड टच वर्ड यूज़ करते हैं तो सबको पता है कि जब बैड टच वर्ड यूज़ होता है तो लगता है कि बच्चों को ये क्या बताएंगे, और हर आदमी वेट कर रहा होता है कि वो वाली बात कैसे बताएंगे। अब वो वाली बात जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में है कि बच्चों को वो वाली बात ये किस तरह से बताएंगे। तो हमने उसका तरीका बहुत अच्छा निकाला हुआ है। आप जब हमारी प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हम जब अपनी प्रेजेंटेशन शुरू से लेकर आखिर तक करते हैं तो वो जिस मोमेंट में होते हैं कि वो वाला मोमेंट कब आएगा, एक्चुअल वो मोमेंट आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। वो बहुत तरीके से बात आ जाती है। और फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन से जब इंजेक्शन लगवाते आ रहे हैं तो आपको सबसे अच्छा कंपाउंडर कौन लगता था? जो इंजेक्शन लगा दे और आपको पता ना चले। तो मैं भी ये मानता हूँ कि हमारे स्पर्श के मटेरियल को भी उसी लैंग्वेज में काम करना पड़ेगा कि स्कूल वाले को एम्बेरसमेंट नहीं लगे और बच्चों को भी ये ना लगे कि अचानक से कुछ ऐसा आया है। और थैंकफुली 5 साल से हमारा मटेरियल इस कसौटी पे खरा उतरा है। तो हम स्कूलों को भी अप्रोच करते हैं, स्कूल हमें भी अप्रोच करते हैं, और हमारे वॉलंटियर की संख्या घटती बढ़ती रहती है। बहुत सारे वॉलंटियर अगर कहीं बाहर नौकरी करने लग जाते हैं या उनका सैटरडे भी बिजी हो जाता है तो वो खुशी खुशी हमें छोड़ के जाते हैं। नए वॉलंटियर आ जाते हैं, जब हम नए स्कूलों में जाते हैं तो नए वॉलंटियर आ जाते हैं। ये संख्या चलती रहती है। कभी हम 500 वॉलंटियर पे होते हैं, कभी हम 200 वॉलंटियर पे होते हैं। हर जिले में हमारे 2, 4, 5, 10 वॉलंटियर होते हैं। कई जिलों में हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग शुरू से चली आ रही है। कुछ जिलों में हमारी प्रेजेंस कभी बहुत अच्छी थी, आज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम आज गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों के ऑनलाइन सेशन भी कर लेते हैं। और ऑनलाइन सेशन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप एक बार यूट्यूब पे बता दीजिए कि मैं इस समय अपना लेक्चर दूंगा, और बहुत सारे लोग उस यूट्यूब चैनल पे उससे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरी कमेंट्स के थ्रू पूछ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया की प्रेजेंस आई है, जो ऑनलाइन हमारा सिस्टम बहुत इजी और सस्ता हुआ है, इसने भी स्पर्श जैसे एक वॉलंटियर प्रोग्राम को काफ़ी मदद की है। बड़ा वो ऐसा बात जी। तो काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम चल। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में ही हम या प्राइवेट, कोई भी जुड़ सकता है उससे? कोई भी जुड़ सकता है, इसमें कोई शर्त नहीं है। हमारे साथ 17 साल के स्टूडेंट से लेके और 70 साल के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर तक है। तो रेंज हमारी एज की वॉलंटियर की आप देख लीजिए ये है। स्कूल में 50 विद्यार्थी हैं या 5000 हैं, हमें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप राजस्थान बोर्ड के स्कूल हैं या आप CBSE के हैं या ICSE के हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, हमारी प्रेजेंटेशन दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और आपको जिस तरह का भी माहौल चाहिए, पूरी इंग्लिश में प्रेजेंटेशन करानी है तो हमारे पास उसके लिए भी वॉलंटियर अवेलेबल है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को जितना हो सके उस लैंग्वेज में बताया जाए जिसको वो घर पे आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत ज़रूरी है। तो लड़कियों का स्कूल हो या लड़कों का स्कूल हो या कोएड हो, यानी आपने देख लिया होगा कि कोई भी वैरायटी का स्कूल हम नहीं छोड़ते हैं। और समय के साथ साथ दिवाकर इसमें यह भी हुआ है कि इनिशियली हमने ये प्रोग्राम बनाया था 4 साल के 12 साल तक के बच्चों के लिए, यानी कि 1ली से 8वीं क्लास। बिल्कुल। लेकिन कुछ स्कूल ने हमसे डिमांड की कि जो टीनेजर्स हैं 9वीं से 12वीं क्लास के, सर उनके लिए भी कुछ डिज़ाइन करें, क्योंकि उनके स्वभाव में भी काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। फिर आपको जान के खुशी होगी कि 2022 में हमने स्पर्श फॉर टीनेजर्स की शुरुआत की, जिसमें हम टीनेजर्स की समस्याओं को भी कवर करते हैं।
आज आप किसी भी 13 से 17 साल के बच्चे को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रीजन है उनके हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं और हार्मोनल चेंजेस हमारे समय में भी होते थे लेकिन हमारे हार्मोनल चेंजेस के साथ हमें सोशल मीडिया का अच्छा बुरा देखने को नहीं मिलता था। लेकिन आज सोशल मीडिया हार्मोनल चेंजेस के समय अगर बच्चों को अलग तरह के मैसेजेस दे देगा तो समस्याएं आ सकती हैं। दूसरा, आपको सोशल मीडिया बैठे बैठे क्राइम करवा सकता है। आप और मेरे पास वो दिक्कत नहीं थी कि हमें कोई क्राइम करा सकता है। आज सोशल मीडिया पे आपने किसी क्लास की लड़की के प्रोफाइल पे कोई गलत कमेंट कर दिया या उसकी फोटो के ऊपर कुछ गलत चीज बना दी तो आप पनिशमेंट के शिकार हो सकते हैं। निर्भया कांड की बात तो आपको पता भी होगा कि जो कम एज के बच्चे हैं यानी कि जो टीनेजर्स हैं उनको हीनियस क्राइम करने में अडल्ट की तरह ट्राई करने का भी सेक्शन बन गया था। तो ये सारी बातें हम बच्चों को बताते हैं। उसके अलावा हम बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता आपकी पीढ़ी में खत्म होती जा रही है। एक आपने देखा होगा करियर के कारण डिप्रेशन इन बच्चों में बहुत आता है जो टीनेजर हैं। तो हमने इन टॉपिकों को कवर करते हुए और कुछ इनपुट्स चाइल्ड अब्यूज के डालते हुए एक बहुत अच्छा पैकेज तैयार किया है। और अभी हमारा लेटेस्ट हुआ है स्पर्श फॉर टीचर्स। अभी हम टीचर और बीएड स्टूडेंट्स के लिए भी ये प्रोग्राम चलाने लगे हैं लास्ट ईयर से और हमने बहुत सक्सेसफुली ये कर लिया है कि हम शायद सभी स्कूलों तक नहीं जा सकेंगे तो क्यों ना टीचर्स को भी लार्ज स्केल पे ट्रेन किया जाए और फिर जिला प्रशासन की मदद से या शिक्षा विभाग की मदद से क्यों नहीं सिंगल डे में ही प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएं ताकि सोसाइटी में मैसेज जाए कि चाइल्ड अब्यूज एक समस्या है, इस पे बात होनी चाहिए। जी, आप इतनी व्यस्तता, बहुत प्रमुख विभाग आपके पास रहे, आप सीनियर होते जा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, उस बीच में अगर आपको राजस्थान के और जिलों में जाना पड़े, आपको आपके वॉलंटियर्स बुलाएंगे, सर नहीं आपको आना ही पड़ेगा, आपको खुद को, तो आप अपना समय निकाल पाते हैं और जगह पर जा पाते हैं? पर ये डिपेंड करता है। कई बार ऐसे विभाग रहते हैं जहाँ पे जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है, इवन सैटरडेज भी बिजी रहते हैं, ऐसा कई बार हुआ तो वहाँ पर फिर हम बाहर नहीं जा पाते। फिर मेरी दूसरे वॉलंटियर, लोकल वॉलंटियर से काम चलता है और मैं ऑनलाइन उनके साथ जुड़ जाता हूँ कुछ देर के लिए। और आजकल हम लोग ज़्यादा प्रोग्राम लोकल ही कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि सैटरडे है और अगर हमें लगता है कि किसी जिले से अच्छा बुलावा आया है, रिसेंटली हमें सीकर से बुलावा आया, सीकर के बहुत बड़े बड़े स्कूल्स ने हमें अप्रोच किया, तो वो एक ऐसा इनविटेशन था जिसे हम मना नहीं कर पाए क्योंकि सीकर में आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है, स्कूल बड़े बड़े हैं, वहाँ पे बड़े ऑडिटोरियम्स हैं, तो वहाँ की सुविधाएं भी ज़्यादा थी और वहाँ से बहुत अच्छा इनविटेशन हमें मिला कि हम करवाना चाहते हैं। उन्होंने जिस तरह से हमारा प्रोग्राम कराया, विद इन 4 to 5 आवर्स हम लोगों ने 10,000 बच्चे कवर कर लिए। हमारी लगभग 2 गाड़ियों में लगभग 8 के करीब वॉलंटियर वहाँ गए। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि बहुत अच्छे टीनेजर्स के भी प्रोग्राम हुए और पहली से 8वीं क्लास के किड्स के भी प्रोग्राम हुए और वो बहुत इंप्रेस हुए। बल्कि बहुत सारे स्कूल्स ने हमें उसके बाद अप्रोच किया कि हमें पता नहीं था कि ऐसा कोई प्रोग्राम है, लेकिन हमने अब तय किया है कि हम नवंबर में कोई एक सैटरडे निकाल के सीकर फिर से जाएंगे क्योंकि वॉलंटियर्स की संख्या ज्यादा करना बड़ी बात नहीं है दिवाकर। अगर हम लोग कहीं भी अपील करेंगे तो लोग बहुत जुड़ जाएंगे, लेकिन सेंसिटिव लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मटेरियल बड़ा सेंसिटिव है, गंभीर। ये ऐसी चीज नहीं है कि आपने रट्टे मार के और एक किताब पढ़ दी। इसमें आपको बच्चे को समझना पड़ेगा, बच्चे किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं इसको समझना पड़ेगा। बच्चे अगर गांव के हैं तो एक अलग लैंग्वेज यूज होगी, अगर बिल्कुल अर्बनाइज्ड बच्चे हैं तो अलग लैंग्वेज यूज होगी। तो सेंसिबल वॉलंटियर होना बहुत जरूरी है। फिर हमने वॉलंटियर के लिए नियम बना रखे हैं कि अगर आप वॉलंटियर हैं तो आप स्कूल से गाड़ी नहीं मंगा सकते, आप जो है मीडिया में उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, अगर स्कूल चाहे तो मीडिया में अपनी प्रेस नोट दे दे। ये सब इसलिए करना पड़ता है कि अगर वॉलंटियर्स में ये मैसेज चला जाए कि उसका फोटो अखबार में छपा था, मेरा नहीं छपा है, तो मुझे लगता है कि हम कोच से बहुत दूर हो जाएंगे। तो हम उनको हमेशा कोच से जोड़ के रखना चाहते हैं। तो एज ए रिजल्ट हम वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाते हुए थोड़ा सा क्वेश्चन रखते हैं और अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति केवल इंस्टाग्राम की रील्स बनाने के लिए हमसे जुड़ना चाहता है तो वो हम थोड़ा स्ट्रिक्टली उसको होने नहीं देते हैं। तो इस वजह से हम वॉलंटियर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होने में विश्वास नहीं करते, क्वालिटी वॉलंटियर होने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। एक जैसे आपका ही एक मैंने कहीं देखा जी कि घर के लोग ही बैड टच गुड टच कर सकते हैं, जरूरी नहीं बाहर का आदमी करेगा, घर के लोग भी बैड टच गुड टच कर सकते हैं। तो उस बारे में आप बताएं कि नज़दीक के लोग हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके आप एक बार। दिवाकर, हम जैसे ही सेशन शुरू करते हैं एक हमारा बच्चों से सवाल होता है हर जगह
कि क्या आपको गुड टच बेड टच के बारे में पता है? और आप मान के चलिए कि हर स्कूल में बच्चे हाथ खड़े करते हैं, वो कहते हैं कि हमें पता है, हमें स्कूल वालों ने बताया, हमें घर वालों ने बताया, या कोई अंकल आए थे उन्होंने बताया। और मुझे आपको बताते हुए दुख है कि बहुत सारी जगह जब हम पूछते हैं कि हमें बताइए, तो जो एक कॉमन आंसर मैंने देखा है बहुत जगह, जो टच घर के लोग करते हैं वो गुड टच होता है, जो टच बाहर के स्ट्रेंजर अंकल करते हैं वो बैड टच होता है। ये ऐसा कुछ इससे बड़ी गलतफहमी हम बच्चों में क्रिएट नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि हमारे यहाँ समस्या है। फिर हम बच्चों को बताते हैं कि देखो, हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाहर का है, लेकिन अगर उसको आपके टच करने के पीछे उसकी इंटेंशन, उसका उद्देश्य सही है, तो वो टच अच्छा है। लेकिन अगर घर का व्यक्ति टच कर रहा है लेकिन उसको आपको टच करने के पीछे इंटेंशन गलत है, तो वो समझ जाएगा। तो ये वाली चीज है। तो हम बच्चों को बताते हैं कि ये व्यक्ति पे डिपेंड नहीं करता है, व्यक्ति के उद्देश्य पे डिपेंड करता है। तो वहां से हमें शुरू करना पड़ता है। फिर हम बहुत सारी कहानियां, किस्से, केस स्टडीज बिना किसी का नाम लिए उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वॉलंटियर्स जब हमसे ट्रेनिंग लेते हैं तो वो हमारे एग्जाम्पल से इतना खुश होते हैं कि मैंने देखा है कि वो यूं का यूं हमारा जो एग्जाम्पल्स हैं उसको यूज़ कर देते हैं। इसीलिए हमारा प्रोग्राम अपने उद्देश्य से भटकता नहीं है। और हम उनको सबसे पहले बताते हैं कि व्हाट इज़ गुड टच। सेकेंड पार्ट में बताते हैं कि जैसे एक बच्चे को ये पहचानना सिखाया जाता है कि कॉकरोच क्या है और बटरफ्लाई क्या है। आज कोई भी बच्चा बता देगा 5 साल का, कैसे बता देगा? क्योंकि डायग्राम से बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। क्या कोई किताब में ये बताया गया है कि ये गुड टच ऐसा दिखता है और बैड टच ऐसा दिखता है? तो हम भी उसी फिलॉसफी पे काम करते हैं कि जब तक हम बच्चों को ये बताएंगे नहीं जी कि बैड टच कैसा दिखता है और ये गुड टच से कैसे अलग हो सकता है, कितनी प्रकार की सिचुएशंस बिल्ड हो सकती हैं अलग अलग, तो तब तक बच्चा बेचारा अपने आप को बचाएगा। तो सेकंड पार्ट पे हम बहुत मेहनत करते हैं, 7 सिग्नल्स ऑफ बैड टच। ओके। और फिर थर्ड पार्ट में हम ये बताते हैं कि यदि आप गलती से किसी गलत आदमी के हत्थे चढ़ गए हैं तो आप अपने आप को बचाने के लिए किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम उनको कुछ कॉमन बातें बताते हैं और हम उनको लास्ट में बताते हैं कि एक चाइल्ड लाइन नंबर भारत सरकार का है 109 है, जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं अगर कोई और सहायता उपलब्ध नहीं हो रही है। क्योंकि कई बार मम्मी पापा बाहर है, उनका फोन नॉट रीचेबल है या डिस्चार्ज हो गया है तो वो उठा नहीं रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे उस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिला के 7 साइन जो हम बैड टच के बताते हैं वो हमारी प्रेजेंटेशन का सबसे मेजर पार्ट होता है। और हम उसको बहुत आराम आराम से बच्चे को समझाते हैं, रिपीट करते हैं। और हम ये भी कहते हैं स्कूल्स को कि 3 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद इसके 2 रिपीटिशन कर दीजिएगा। अगर पहली से 5वीं के बच्चों के ये 2 रिपीटिशन कर दिए जाए, यानी 6 महीने में 3 बार ये लेक्चर हो जाए, तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत इफेक्टिव है। हाँ, उसके माइंडसेट में वो चीज़ें उसके माइंडसेट में वो चीज़ें घुस जाएंगी। और मैं आपको बताऊँ, सबसे बढ़िया मजा हमें इन्हीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने में आता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं और इनके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटीज होती हैं और वो बड़ी जल्दी रिलेट कर लेते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ तक आपने मेरे से बात पूछी है, मैं उसका आंसर सभी दर्शकों के लिए भी करना चाहूँगा। वो बहुत ज़रूरी है कि भारत में जब इसका सर्वे और इसके डाटा अलग अलग एजेंसीज के द्वारा सर्वे किए जाते हैं तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो हम में से हर किसी को जानने चाहिए। दर्शकों को जानने चाहिए, पेरेंट्स को जानने चाहिए, टीचर्स को जानने चाहिए, स्कूल के संचालकों को भी जानने चाहिए कि भारत में चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। और ये माना जाता है कि हर 2 में से 1 बच्चे को, या ये कहिए कि 50% बच्चों को अपने बचपन में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार के चाइल्ड अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है, जो सेक्सुअल भी हो सकता है कई केसेस में। और ये एक सिंगल घटना भी हो सकती है या घटनाओं की एक सीरीज भी हो सकती है। दूसरा फैक्ट है कि यहाँ पर लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी खतरा है। यानी कि कोई ये ना सोचे कि हमें ये जानकारी केवल लड़कियों को देनी है। और आपको जान के हैरानी होगी दिवाकर कि जब हम प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, अच्छे खासे बड़े प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वो हमारे सामने केवल लड़कियों को बिठा देते हैं। हम कहते हैं कि आपके लड़के कहाँ गए, तो उनका सवाल होता है लड़कों के साथ भी होता है क्या? तो फिर हमें बताना पड़ता है कि भारत का एक डाटा ये कहता है कि 52 से 53% केस लड़कों के साथ होते हैं और 47 से 48% केस लड़कियों के साथ होते हैं। यानी कि हमारे देश में ये जेंडर न्यूट्रल है, दोनों तरह के जेंडर को इक्वल खतरा है। और तीसरी बात बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग है कि 100 में से 80 केस जान पहचान के लोग या रिश्तेदार करते हैं, जिनमें से 50 लोग रिश्तेदार होते हैं और 30 लोग ऐसे होते हैं जो रिश्तेदार तो नहीं होते बट जान पहचान के होते हैं, नज़दीक के लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाचा मामा ताऊ या कज़न वगैरह की बात आती है तो वो तो रिश्तेदार हो गए,
लेकिन अगर घर में काम करने वाले सर्वेंट हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, लिफ्टमैन है, गार्डनर है, अलग अलग केस सुनते रहते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, तो ये लोग जो बच्चों को जानते तो हैं, फैमिली को जानते तो हैं, लेकिन उनके रिलेटिव नहीं है, तो ऐसे लोग 30 हो सकते हैं। ये रेशो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है, बट ये आंकड़ा काफ़ी सही लगता है मुझे। और 20% मामलों में ही हार्डकोर स्ट्रेंजर क्रिमिनल हो सकते हैं। इससे दो बातें सामने आती हैं। इसमें नेगेटिव बात तो ये है कि हम एक बहुत खतरनाक दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पे मेरा बच्चा ऐसे लोगों के बीच में भी असुरक्षित है जिनको उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर मैं इसको पॉजिटिव दृष्टि से देखता हूँ, सुधार की दृष्टि से, तो ये बात सामने आती है कि अगर मैं कोशिश करूँ तो 80% केसेस तो रोक ही सकता हूँ। अगर मैं मेरे घर के आसपास के सिस्टम को बदलूं, अगर मैं मेरे बच्चों को वो सारे तरीके सिखा दूं, अगर मैं उसको बता दूं कि अलर्ट कैसे आएगा, दिमाग में घंटी कैसे बजेगी, तो मेरा बच्चा 80% मामले तो संभाल ही सकता है। 20% मामले जहां हार्डकोर क्रिमिनल इन्वॉल्व है, उनके लिए तो डेफिनेटली वी हैव टू डू समथिंग एल्स। तो यहाँ पे हम बच्चों को जब 7 तरीके बताते हैं, जो मैं कई बार आपको कहा है मैंने कि बैड टच को पहचानने के 7 तरीके, तो बच्चे अगर ये 7 तरीके सीख लें और समझ लें, तो हमारा ये मानना है कि काफ़ी घटनाएं तो हम टाल सकते हैं। केवल माँ बाप ये तरीके, टीचर ये तरीके, वॉलंटियर ये तरीके, हमारी ड्यूटी समझ लें हम लोग। मैं तो कह रहा हूँ कि टीचर ये ठान ले कि जब मैं टीचिंग करने जाऊंगा, मैंने आज भी एक बीएड कॉलेज में आह्वान किया बीएड के स्टूडेंट का। आज सैटरडे है जी, आज सैटरडे है। तो जब मैंने आज आह्वान किया तो मैंने उनसे एक ही कसम खिलाई कि आप कहीं भी टीचिंग करें, गवर्नमेंट, प्राइवेट या अपने खुद के घर में, आप ये कसम खा लो कि आप सिलेबस की किताब पढ़ाओगे तो पढ़ाओगे, वो तो पढ़ा लीजिएगा, लेकिन साथ में आप बच्चों को बैड टच के बारे में जनरल जानकारी जरूर देंगे। और बच्चों के बिहेवियर में अगर किसी प्रकार का सडन चेंज आए तो उसको असेस करके उसकी काउंसलिंग करेंगे। हो सकता है उसको कोई गलतफहमी हो रही हो या वाकई में उसके साथ कोई बैड, वो भी साइन हो सकता है। देखिए, जब किसी बच्चे के साथ बैड टच होना शुरू होता है तो बिहेवियरल चेंज आता है, और वो बिहेवियरल चेंज कौन ताड़ सकता है? जो बच्चे के साथ रहता है, बच्चे की डेली रूटीन को जानता है। उसके लिए सबसे अच्छी माँ हो सकती है, उसके घर के सदस्य हो सकते हैं, और एक अच्छा टीचर। जो टीचर बच्चों से पर्सनलाइज रिलेशन रखता है, आपने देखा होगा जहाँ पे स्कूलों में बहुत कम बच्चे होते हैं, वहाँ पे टीचर भी ये देख लेता है कि अचानक से ये बच्चा चुप चुप क्यों रहने लगा है, ये बच्चा खा पी क्यों नहीं रहा है, या ये बच्चा पहले बहुत अच्छा था अब थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर क्यों होता जा रहा है, तो डल होता जा रहा है। तो वो माँ बाप को बुला के डिस्कस कर सकता है। फिर माँ बाप बता सकते हैं कि घर में कुछ ऐसा हो गया था। अगर वो चीज़ टैली नहीं होती है तो देन उन सबको ये देखना चाहिए कि इसके जीवन में कोई नया व्यक्ति या कोई नई प्रकार के घटनाक्रम का प्रवेश तो नहीं हुआ है। अगर हम इतने अलर्ट हो जाएंगे तो हमारा देश बहुत जल्दी बच्चों के लिए सेफ देश बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आपके दिमाग में कभी ये नहीं है कि आपको सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड भी कुछ करना चाहिए या कुछ चल रहा हो ऐसा? देखो दिवाकर, क्या है कि इसमें जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, आप देखिए कि आज 1 साल का बच्चा बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। और आप ये बताइए कि जो बच्चा अभी 6-7 साल का है, आप उसे सेल्फ डिफेंस सिखाइए, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, मैं पूरी तरह पैरवी करता हूँ, लेकिन सेल्फ डिफेंस में जब आप सामने वाले आदमी पे आक्रमण करते हैं या डिफेंस करते हैं सेल्फ, तो आपकी हड्डियां एक पर्टिकुलर लेवल तक मजबूत होनी चाहिए। वो 8-9 साल से छोटे बच्चे, मुझे लगता है कि सेल्फ डिफेंस बचपन से सिखाया जाए ताकि बच्चा वो तरीके सीख ले, लेकिन हम जो तरीका बताते हैं वो भी तरीका ऐसा है कि वो कोई भी बच्चा इस्तेमाल कर सकता है। और मेरा वो तरीका मेरा बनाया हुआ नहीं है, वो वर्ल्ड में पॉपुलर तरीका है, बहुत सारे देशों में भी पॉपुलर है, भारत में भी पॉपुलर है, और बहुत सारे सामाजिक संगठन सालों से वो तरीका बता रहे हैं। केवल हम उस तरीके को बताने में बहुत ईमानदारी बरतते हैं, बच्चों को वो तरीका बहुत अच्छे से समझाते हैं। और मैं आपको चाहूँगा कि पहले हम लोग जब 7 साइन पे बात कर लें तो उसके जस्ट बाद मैं पेरेंट्स के बेनिफिट के लिए, हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए वो 3 स्टेप का फॉर्मूला भी बताना चाहूँगा, ताकि इस प्रोग्राम को हम और अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुँचा सके। तो जो 7 साइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि जब ये प्रोग्राम आप टेलीकास्ट करें तो डेफिनेटली आप ये पीछे स्लाइड भी चला दें, जो स्लाइड मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि इससे उनके दिमाग पे वो स्लाइड छप जाएंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहला, जो इस तरह की मानसिकता के लोग हमारे घर परिवार में है या आसपास हैं, वो बच्चों के अंगों को जानबूझ के टच करना चाहेंगे जो सेंसिटिव अंग है। तो हम पहली टिप ये देते हैं कि अगर कोई गंदे अंकल आंटी हैं और वो आपके साथ कोई भी बात कर रहे हैं या आपके पास बैठे हैं, आपको शाबाशी देना चाह रहे हैं, प्यार करना चाह रहे हैं,
लेकिन अगर वो बार बार आपके 4 अंग जिसमें कि सबसे पहले लिप्स है, चेस्ट है, बिटवीन द लेग प्राइवेट पार्ट है और पीछे की तरफ बॉटम्स या हिप्स हैं, अगर वो बार बार उनको टच करके आपसे बात करने की उनको आदत है तो इसको आप सीरियसली लीजिए। तो फिर मैं बच्चों को डेमोस्ट्रेट भी करता हूँ कि एक बच्चे को खड़ा कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं इसका अंकल हूँ और मैं अगर इसके घर आया हूँ और इसको शाबाशी देना चाहता हूँ तो मैं दिखाता हूँ कि मैं इसके बालों में हाथ फिरा सकता हूँ, मैं इसकी पीठ पे हल्का सा थपथपा सकता हूँ, मैं उसको हल्का सा हक कर सकता हूँ, मुझे वो 4 पार्ट टच करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अननेसेसरी बिना कारण, बिल्कुल, तो कोई बच्चा गिर गया और उसके बॉटम पे चोट लगी, उसकी चिकित्सा करने के लिए टच करना समझ में आता है, लेकिन मैं अगर बच्चे को बुखार है या उसके पेट में दर्द है तो मैं जबरदस्ती उसके बॉटम को टच करने की कोशिश क्यों करूंगा? तो कहने का मतलब है कि इंटेंशनली और एज पर नीड जिसको समझना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि ये 4 पार्ट जो विशेषज्ञों ने निकाले हैं ये गलत नहीं है बहुत हद तक। हालांकि कोई गलत इंटेंशन से कहीं और भी टच कर सकता है, लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि अगर ये 4 पार्ट्स पे वो बार बार टच कर रहा है तो बच्चे को बताना बहुत आसान है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे वीडियोस में बहुत गलत तरीके से ये आजकल देखने को मिलता है। बताने वाले अपनी रील को फेमस करने के लिए कि हम गुड टच बैड टच के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्चुअल में बच्चे के अंगों को छू रहे होते हैं। मुझे लगता है कि ये देखना पड़ेगा कि ये डेमोन्स्ट्रेशन के नाम पे भी टच सही चीज़ है क्या। बट एनीवे मुझे लगता है कि डायग्रामेटिकली बताया जा सकता है या किसी डमी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दूसरी हमारी टिप रहती है वो ये रहती है कि पुलिस की डायरी या बहुत सारे केसेस की हिस्ट्री देखिए, 3 जगह बड़ी सेंसिटिव हैं, पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक गार्डन। बिल्कुल, पुलिस बार बार भी कहती है, हम लोग भी समझाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अंधेरे के समय यानी अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट या बिना किसी प्रॉपर एडल्ट कंपनी के बच्चों को इन 3 जगहों पे अकेले नहीं जाने देना चाहिए। और बच्चे आजकल एडवेंचरस होते जा रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हर जगह हमारे साथ आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको इस चक्कर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और बच्चों को इन सेंसिटिव जगहों पे इस्तेमाल करने को कहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ में समय का और एडल्ट कंपनी का ध्यान रखिए कि साथ में कोई बड़ा आदमी जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जब बच्चे इन 3 जगहों पे अपने दोस्तों से मिलने के नाम पे गए और उनके साथ दुर्घटना हो गई। तीसरा मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम बड़ी फैमिली में रहते हैं या किसी फैमिली में फंक्शन के लिए गए हैं, वहाँ पर इस तरह की मानसिकता के लोग बच्चों को अकेला या मौका देखकर जब पकड़ते हैं तो वो बच्चों को ट्राई करते हैं कि भाई इन बच्चों को कितनी जानकारी है, तो वो उनके सामने कपड़े चेंज करने लगते हैं या बच्चे को अपने कपड़े चेंज करने के लिए ऑफर करते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश करेंगे किसी मजाक के नाम पे, जोक के नाम पे, या अपने प्राइवेट पार्ट को टच कराने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें बच्चों को बताइए कि जब हम एक शोरूम में भी ट्रायल रूम में जाके कपड़े बदलते हैं तो आप सोचो कि हम किसी के सामने कपड़े तो चेंज कैसे करें। सही, तो ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। और दिवाकर जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको किसी और तरीके से बताया ही नहीं जाता। बिल्कुल, और ये बहुत यूनिक है अपने आप में। नंबर 4 है डिजिटल माध्यम से बच्चों को बैड टच करने की कोशिश करना। जरूरी नहीं कि मैं हर बच्चे को छू के बैड टच करूं। अगर मैं किसी बच्चे को अपने पास बुला के मोबाइल पे उसको कोई गंदी क्लिप दिखाता हूँ, गंदा जोक दिखाता हूँ या कोई फोटो दिखाता हूँ जो उसकी एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये भी बैड टच है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ आदमी बच्चे के फोन पे गलत चीजें भेज रहा है। बिल्कुल, तो हमारे देश का कानून साफ तौर पे ये कहता है कि फिजिकल टच जितना बैड टच हो सकता है उतना ही इस प्रकार से बच्चे को डिजिटल माध्यमों से गलत मेंटली टच किया दिमाग पे तो बच्चे की नेचुरली बच्चे की पर्सनालिटी में ये बहुत असर डालता है। और इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जहाँ पे बच्चों को ये कहा गया कि आप मम्मी से स्मार्ट क्लास या ई क्लास के नाम पे फोन ले लो कि ऑनलाइन क्लास है, मैं तुम्हें कुछ मटेरियल भेजूंगा, तुम देख के डिलीट कर देना। ये बच्चे को फंसाने के तरीके हैं। तो ये जो चौथा माध्यम है ये मोबाइल के और नेटवर्क के और सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार के साथ बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो इसीलिए बच्चे किस प्रकार की ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, बच्चे किस प्रकार की वेबसाइट्स देख रहे हैं, कृपया करके ये जरूर देखिए। इसमें प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है, इतने छोटे बच्चों की कोई प्राइवेसी नहीं है अगर वो खतरे में है। उसके बाद 5वां जो हम मेथड आजकल बताते हैं वो ये है कि हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत होती है। ऑनलाइन शॉपिंग सस्ती होती है, लोगों के मनपसंद है, करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके घर पे जब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए डिलीवरी वाले लोग आते हैं तो बच्चों को सजग रखिए। आप मुझे बताइए दिवाकर कि सुबह सुबह हर कंपनी मैसेज करती है कि आज ये पैकेट आएगा, लेकिन हम में से कितने लोग ध्यान रखते हैं घर वालों को ये बात बताने का? हम लोग ध्यान नहीं रखते, में भूल जाते हैं।
एक पैकेट आएगा तो ये मैसेज भी आता है, 2 पैकेट आएंगे तो भी मैसेज आता है, हम नहीं बताते और हमारे घर के लोग अंदाजे से रहते हैं। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि कई बार कि घर पे केवल बच्चे हैं, बिल्कुल, और डिलीवरी देने वाला आया है, तो बच्चे बहुत भोले होते हैं, वो उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना सकते हैं, बच्चे अंदर बुला सकते हैं, उसको घर में डॉग्स के बारे में या सीसीटीवी के बारे में इंफॉर्मेशन भी भोलेपन में दे सकते हैं, घर पे कौन किस समय नहीं रहता है ये जानकारी भी दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिलीवरी या कुरियर या घर में रिपेयर करने वाले लोग गंदे होते जोमेटो, स्विगी, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं जिस कमरे में रहता हूँ वहाँ 5 लोग रहते हैं, इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग हो गई तो दिक्कत हो सकती वो है, चोरी हो गए, कुछ भी हो गया तो उस तरह से भी गलत है वो और मैं वैसे भी एक बात कहता हूँ, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन अपने लिए मुसीबतें नहीं मंगा रहे हैं, आप केवल सामान मंगा रहे हैं, तो इसीलिए इतना सजग होने में क्या दिक्कत है कि बच्चों को आप ये कह के जाइए कि सामान का पैकेट बाहर से ही लेना पड़ेगा मेन गेट से, और अपने घर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वरना बच्चे भोलेपन में अगर ये बता गए कि हमारे घर में डॉग नहीं है, केवल बाहर फोटो लगा है, या हमारे घर में सीसीटीवी इस कमरे में है और इस कमरे में नहीं है, ये सब चीजें मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बच्चों से उनके माँ बाप के नंबर ले लिए जाते हैं, घर की फीमेल मेंबर्स के नंबर ले लिए जाते हैं, जिसको करना है वो किसी भी तरह से कोशिश करेगा कि इस तरह की। मेरा मानना है कि हम नहीं जानते कि वो क्या टेक्निक इस्तेमाल करेगा, तो हमें तो अपने बच्चों पे ध्यान रखना है कि बच्चों को ये बताइए कि मम्मी पापा या घर के मेंबर्स के नंबर बांटते नहीं फिरना है, ये बहुत जरूरी है। और स्कूलों ने माना कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हम एक स्टोरी के थ्रू इसको जब बताते हैं दिवाकर, तो ये लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि ये बात हम बताते हैं तो इनको लगता है कि हम उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं तो ये आज कन्विंस हो रहे हैं। तो हमारा काम भी यही है। छठी चीज जो हमने रिसेंटली शामिल की है कुछ घटनाओं के बाद, आप नोट करेंगे कि जो मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ आपने कुछ घटनाओं में नोट किया होगा। बिल्कुल, आजकल क्या हो रहा है कि हम जो पर्टिकुलरली मिडिल क्लास के लोग हैं, जो धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, आप देखेंगे कि हमारे घरों में कुछ ऐसे लोग हैं जो वैसे तो फादरली फिगर हैं, थोड़े से एज में बड़े हैं, लेकिन वो हमारे घर में जो कम एज के बच्चे हैं उनके साथ ऐसे बात करेंगे कि तुम चिंता मत करो, यूं तो मैं तुम्हारा ये हूँ लेकिन तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। इन लोगों के पास सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये होती है कि बच्चे को क्या सामान नहीं मिल रहा है घर से, और ये उसको बेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे पास अभी तक फोन नहीं है तो मैं तुम्हें एक फोन दिला देता हूँ। ये बच्चे के उस कमजोर पॉइंट पर टच करते हैं जहां पे कि इनको आइडिया होता है, और दोस्ती का नाम लेके ये बच्चों के साथ अपना एक अलग पैरेलल रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, जो मुझे लगता है कि डेंजरस है। बच्चे को बच्चे की चीज मिल जाती है, बच्चे को बच्चे की चीज मिल जाती है। तो मैंने उसका नाम क्या रखा है मैं आपको बताऊं, रिस्की रिलेटिव, नॉटी नेबर, ओवर फ्रेंडली फैमिली फ्रेंड। और उस व्यक्ति का प्रभाव होता है, वो बच्चा शर्म के मारे बोल भी नहीं पाता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हम स्कूल में एक बात बहुत अच्छे से बताते हैं कि गंदे अंकल आंटी 2 तरह से आएंगे, फियर फेवर। या तो डराएंगे, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं ये कर दूंगा, या तुम अगर किसी को नहीं बताओ तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा फेवर। तो उनकी एज ग्रुप में फियर फेवर के प्रति आकर्षित होना एक नेचुरल सी चीज है। आज आप और मैं 6 साल के बच्चे की तरह सोचेंगे तो हमें लग जाएगा कि ये बहुत ट्रैप है। तो ये फर्क है कि पहले वाला बच्चा अगर 10 रुपए की चॉकलेट में बहल जाता था, तो आज वाला बच्चा मोबाइल पर गेम खेलने के लिए बहता है। बिल्कुल, बहकावे अलग हो गए हैं, लेकिन लोग अभी भी वैसा कर सकते हैं। तो ये हम बच्चों को सिखाते हैं कि इस तरह के रिलेटिव्स अगर आपको अप्रोच करते हैं तो आपके घर में लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह की अप्रोच वो आपको कर रहे हैं। बिल्कुल। 7th हमने किया है सोशल मीडिया से। आजकल आप देख रहे होंगे कि इवन कम उम्र के बच्चे, यानी कि 13-14 साल के बच्चे भी सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाए बिना मानते नहीं। वो किसी भी तरह से अपना प्रोफाइल बना लेते हैं और ये दुनिया को एक्साइटिंग लगती है। अनफॉर्चुनेटली दिवाकर, कुछ दिनों में हमारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे लोगों के आदर्श बनते जा रहे हैं जिनके अंदर कोई आदर्श बात तो नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी हरकतों के कारण वो पॉपुलर हो जाते हैं। ऐसे सेलिब्रिटीज के बहुत सारे फेक अकाउंट भी होते हैं। बच्चों को यदि ऐसे किसी फेक अकाउंट से अप्रोच किया जाए तो बच्चों को कई बार ये वहम हो जाता है कि मुझे उस सेलिब्रिटी ने अप्रोच किया है और अब मैं मेरे ग्रुप में अलग नजर आ सकता हूँ। तो ये एक छलावा हो सकता है। किसी का किसी बाइकर के साथ चैट हो रहा है, किसी बच्चे का किसी, आप देखो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जयपुर आए हैं, लेकिन अभी एक यूट्यूबर था, मैं नाम नहीं मुझे ध्यान आ रहा है, वो आया, पूरे जवाहर सर्किल पर इस तरह की सिक्योरिटी, इतना प्रबंध, इतनी भीड़ हो गई यूथ की जी, उस यूट्यूबर के लिए। जी, मैं इसी बात पर आ रहा हूँ कि वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और मैं एक बात कह रहा हूँ कि बच्चों को इस तरह की चीज़ों से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनका समय है पढ़ने का, अपने लाइफ के लिए तैयारी करने का आगे की। लेकिन अगर वो इन सब चीज़ों में पड़ गए कि हमें पॉपुलर कैसे होना है, बहुत सारे फैमिली तो वॉच करते करते के स्क्रॉल करोगे आप, गलत चीज़ भी आ जाती है। बहुत सारी आ सकती है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस पर कोई आप सेंसरिंग कर नहीं सकते हैं ना, ये मीडिया ही ऐसा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एज अप्रोप्रिएट मटेरियल की विचारधारा क्यों है, इसीलिए तो है कि 11 साल का बच्चा क्या देखेगा, 14 साल का बच्चा क्या देखेगा, और 18 के बाद आप क्या देख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई सेंसरिंग नहीं होने से बच्चे कुछ भी देख लेते हैं, और सेलिब्रिटीज गलत मैसेज भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई घर अपने छोटे छोटे बच्चों के रील्स बनाते हैं, तो उस समय भी वो इस बात का ध्यान नहीं रखते। तो ये सब चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती हैं। मैं कोई जो है ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ कि भाई ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव बातें। डांस स्टेप्स छोटे छोटे बच्चों के बच्चियों के होते हैं, रील पे खुश हो रहे हैं। हाँ। आप अपने रिश्तेदारों को कह रहे हैं कि आप उसको फॉलो करिए, उसको लाइक करिए। मुझे लगता है कि ये भी एक तरह का बड़ा मानसिक ओछी मानसिकता के लोग, तो ये ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो इसमें हम लोगों को सीख ये देते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय यदि कोई सेलिब्रिटी प्रोफाइल से आपको कोई बुलाता है कि आ जाइए होटल में मिलने आ जाइए, या मेरे से आप मिलेंगे तो मैं आपसे मिलूंगा, ये बहुत डेंजरस है। सतर्क रहें। पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, मैं आपको बताऊं। एक लड़की हमारे शहर से ही किसी दूसरे राज्य की राजधानी की तरफ जा रही थी, और अनफॉर्चुनेटली किसी दूसरे राज्य के रोडवेज के कंडक्टर ने अगर उस पर ध्यान नहीं दिया होता और उसने एक फादर की तरह उस बच्ची को समझा बुझा के नहीं किया होता, काफी हाईलाइट हुई, तो ये होने वाला था। आप सोच के देखिए उस लड़की के साथ क्या नहीं हो सकता था, और उसकी एज थी 15 साल के आसपास। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुझे बहुत बड़ा डेंजर, एक एक्सप्लोडिंग सिचुएशन लग रही है, जिसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो 60 टिप्स मैंने आपको बताई, यदि ये हम 4 साल से 12 साल के बच्चों को ढंग से समझा दें, बल्कि कुछ जगह पे 15 साल तक के बच्चों को भी समझा दें, तो हम बच्चों के दिमाग में ये बात डाल सकते हैं, और उनको ये टिप्स हम लोग बार बार रिपीट कर दें जब तक बच्चों के दिमाग में बैठ ना जाए। विद एग्जाम्पल समझा दें, और विद कुछ मूवीज भी है, जैसे हमने भी एक मूवी संदेश के नाम से बना रखी है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमने ये 5 साल पहले मूवी बनाई थी, और काफ़ी लोगों ने इस मूवी को देखा है। हम भी जिस स्कूल में जाते हैं ये मूवी उनको लिंक दे के आते हैं यूट्यूब पे। तो मेरा ये मानना है कि जब बच्चों को आप 40-45 मिनट कोई चीज़ बता दें और 5 मिनट की मूवी से उसको रिवाइज कर दें, दिस इज़ द बेस्ट मेथड। वो सेट हो जाएगा, बिल्कुल उनके दिमाग में ये बात जम जाती है, और ये काफ़ी सेफ हो जाता है। और उसके बाद हम बच्चों को ये बताने के बाद फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि एक 3 स्टेप का प्रोसीजर है, अगर बच्चों को वो समझा दें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इस प्रोसीजर का नाम है नो गो टेल। बहुत फेमस हैशटैग बन गया है नो गो टेल। इसका अर्थ मैं आज आपको बताऊं कि हमें पता है कि 70 से 80% मामलों में जान पहचान के लोग हैं। जितना डर बच्चे को लग रहा है उतना ही डर उस आदमी के मन में भी है, बिल्कुल है, क्योंकि उसको भी पता नहीं है कि बच्चा किस वे में रिएक्ट करेगा। यहाँ पे हम बच्चों को कहते हैं कि जैसे ही आपको घंटी बजे कि ये 7 में से कोई एक सिचुएशन के कारण मैं यहाँ तक अब आ गया हूँ और ये मैं इनके चक्कर में फंस गया हूँ, तो सबसे पहला काम जो एक 2-3 साल का बच्चा भी कर सकता है वो है चिल्लाना। और हमें जोर से नो चिल्लाने की प्रैक्टिस करा दीजिए। नो अपने ओ के कारण बहुत साउंड देगा, और वो व्यक्ति ये समझ जाएगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि ये बच्चा तो ट्रॉमा में होना चाहिए था। अब ट्रॉमा में वो आ सकता है अगर बच्चा ठीक से चिल्ला नहीं। पड़ोस के कमरे से मदद आ सकती है, कोई ये आवाज़ सुनेगा तो उसको लगेगा कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। गो यानी कि बच्चा उस आदमी के पास से भागे, कमरा बंद है तो भी भागे, यानी कि उस व्यक्ति को उसको टेंशन और देने, उसके ट्रॉमा को और बढ़ाना है। तो वो टेंशन ट्रॉमा में जब आएगा, उसको ऑलरेडी पता है कि चिल्लाया है तो बाहर आवाज़ गई है शायद, दूसरा वो भाग रहा है बच्चा। और जब बच्चे को लगे कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, तो वो सबसे पहले ये बात उसको बताए जिस पर उसको सबसे ज्यादा भरोसा है। दिवाकर पहले तो मैं बोल दिया करता था कि जाके मम्मी पापा को बताओ, लेकिन मैंने उस दिन से बताना छोड़ दिया जिस दिन से मैंने अखबारों में ये देखा कि कई जगह पे पिताजी ने ये किया और माताजी ने हस्तक्षेप करना भी जरूरी नहीं समझा। तब से हमने ये वर्ड बोलना शुरू कर दिया, जाके उसको बताइए जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है। अब हम मम्मी पापा नहीं कह पाते। तो 3 स्टेप हो गए। नंबर 1, जितना जोर से हो सके चिल्लाइए। भगवान ने आपके गले में बहुत बड़ा हथियार चिल्लाने का दिया है, वहां से भागिए ताकि वो ट्रॉमा में आए, वो भी टेंशन में आए। और तीसरा, आप बच गए हैं अब जाके बता दीजिए। इंडिया में बच्चे क्या करते हैं, नो और गो तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे स्टिग्मा और हमारे टैबूज के कारण खुल के बता नहीं पाते, क्योंकि माँ बाप रिएक्ट गलत तरीके से, खासतौर से छोटी जगहों पर, ग्रामीण एरियो में। आपने बिल्कुल सही कहा। जो थोड़ा सा अभी भी हल्के फुल्के कंजर्वेटिव लोग हैं, वो बच्चों को आंखें दिखा देते हैं, उनको गुस्सा कर देते हैं, जहाँ पे नशा ज्यादा हावी हो जिस घर में, ऐसी चीजें, ऐसे माहौल हो। आपने अगर एक बच्चे की शिकायत पे ये रिएक्ट कर दिया ना, तो ये मान के चलिए कि फिर आपका बच्चा एक्सपर्ट हो सकता है और वो आपको कभी नहीं बताएगा।
फिर वो उन बच्चों, वो बेचारा बड़ा होके जब उसे पता चलेगा कि मेरे साथ जो ये सब हो रहा था इसका नाम ये है, तो वो आपसे भी चिढ़ेगा और इस इंसान से तो नफरत करेगा ही करेगा। वो जो बन सकता था वो नहीं बन पाएगा, कुंठा में रहेगा। हो सकता है कि वो बहुत कुछ बनता है जीवन में, लेकिन इस कुंठा के कारण उसका विकास उतना नहीं हो पाएगा जितना हो सकता था। तो सोच के देखिए, 12-13 साल की उम्र में जब उसे पता लगे, इससे पहले अगर मैं 6-7 साल में उसको बता दूं। 6-7 साल के बच्चे का बिल्कुल ब्लैंक माइंड होता है, बिल्कुल जैसा उसको दिखेगा करेगा, वो याद सारी रहती है बच्चे को, तो वो वैसा ही उसके माइंड। ये तो एक्सपर्ट भी कहते हैं कि जो बच्चे का सबसे शार्प माइंड है वो 4 to 8 ईयर में अगर आप कोई भी चीज़ बताते हैं तो वो उम्र भर उसको ध्यान पड़ती है। तो ये तो बेस्ट ग्रुप है अगर आप उनको समझा दें। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे को 13 साल में जाके झटका क्यों मिले कि मेरे साथ अभी तक ये हो रहा था। बच्चों को 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में पता लगे और वो होते हुए को रोके और होने लगे तो रोके। तो रोके, हम तो यही कर सकते हैं प्रिवेंशन में, तो यही करना। नो गो टेल, नो गो टेल। और पॉक्सो एक्ट की नौबत क्यों आए? अगर हम अवेयरनेस का लेवल अपने देश में इतना ज्यादा कर देंगे, बिल्कुल ये सारी टिप्स बता देंगे बच्चों को, नो गो टेल बता देंगे, और बच्चों को हम ये हिम्मत दें। मैं तो कह रहा हूँ कि माँ बाप जो सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को आज ही बुला के ये कहें कि बेटा कोई भी अंकल हो, मुझे तुम सबसे ज्यादा प्यारे हो। हम ये कह नहीं पाते बच्चों को कि मुझे तू सबसे ज्यादा प्यारा है। बस हम बच्चों को सामान तो बहुत दिलवा देते हैं, सम्मान नहीं दिलाते। तो सम्मान भी दिलाइए। आजकल हम अपने बच्चों को प्यार दिखाने के नाम पे सामान दिलवाते हैं दुनिया भर का, लेकिन जब बात आती है कि मैं उस अंकल से पीड़ित हूँ तो आप मेरी बात रख लो, बैठ नहीं। के व्यस्तता में बात नहीं कर पाते, समय नहीं दे पाते बच्चों को। कई बार ऐसा भी होता है नो गो टेल में कि बच्चा बताने गया, मम्मी बिजी पापा बिजी, फिर बच्चा जो है बहाना बना लेता है, मैं बताने गया था मम्मी पापा बिजी थे, और डिप्रेस। और फिर वो व्यक्ति अगली बार जब उस बच्चे को पकड़ेगा तो चिल्लाने का मौका नहीं देगा, कारण उसको पता है कि ये नो चिल्लाता है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर समय रहते हुए हमने अपने बच्चों को ये सब बातें बताने में शर्म की, ज्यादा शर्म करेंगे तो दुष्कर्म ज्यादा होंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सही बातें बताने में शर्म कैसी है? सही बातों का ज्ञान दीजिए ताकि ये विकृत मानसिकता वाले लोगों को कोई भी बच्चे अब अवेलेबल नहीं हो पाए, वो इन बच्चों को अपना शिकार ना समझ सकें, और बच्चा पूरे एक अच्छे तरीके से अपने बचपन को जिए, और ना ही उसके मन में समाज के प्रति जो है नफरत पैदा हो कि भाई एक ऐसा समाज है जो जिसने मेरा शोषण कर लिया क्योंकि मैं अनअवेयर था। नवीन जी, ये आप बहुत सारे और भी अधिकारी, सब बहुत से लोगों की रुचि होती है, कुछ % लोगों की रहता है कि मैं इस फील्ड में काम करूँ, गरीबों को पढ़ाने में, ये वो, बहुत सारे फील्ड्स में। ठीक है, आप को ये इस फील्ड में इस अवेयरनेस को फैलाना है और ये सब चीज़ें, और आपको कभी नहीं लगा मुझे IPS बनना चाहिए था, मुझे बेल्ट की नौकरी करनी चाहिए थी, या मुझे, क्योंकि ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं एक दूसरे से, तो कभी दिमाग में ऐसा ख्याल आया आपके? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर मैं IPS होता तो मैं पॉक्सो एक्ट में अच्छी कार्रवाइयाँ करा लेता, वो तो मैं आज भी करा सकता हूँ। अगर मुझे कोई केस ऐसा पता लगे, तो आपको पता होगा कि पॉक्सो एक्ट की कमेटियाँ तो कलेक्टर की अध्यक्षता में ही बनती हैं जिले स्तर पे, और जो बाकी सारे मेंबर्स और हमारे खुद IPS दोस्त हैं या हमारी फ्रेटर्निटी IPS की है, हम उनको आज अपनी इस कैपेसिटी में भी कह सकते हैं कि भाई ये बड़ा सीरियस मैटर है और हमें इसको करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरे स्वयं के IPS नहीं होने से इसमें कोई फर्क पड़ता है। और दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि मैं तो कहता हूँ कि मुझे IAS होने की भी आवश्यकता नहीं है इसमें काम करने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ जो टीम में बहुत सारे लोग हैं वो तो IPS भी नहीं है, वो तो IAS भी नहीं है, वो सरकारी नौकरी में भी नहीं है। मैं तो केवल एक बात कहता हूँ, आप और मैं पढ़े लिखे हैं, आप और मैं ये बात अपने बच्चों को सिखा देंगे, मजदूर के बच्चे को कौन सिखाएगा? उस माँ बाप के बच्चों को कौन सिखाएगा जो सुबह निकल जाते हैं, रात को वापस आते हैं? ऐसे बच्चों को हम सिखाएगा जो कूड़ा बीनते हैं या रेलवे स्टेशन पे घूम रहे हैं? तो ये तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो इसमें किसी सर्विस या केवल सरकार के ऊपर बात नहीं है, ये तो हर नागरिक का कर्तव्य है मेरे साथ। इसमें आपका टोल फ्री नंबर, कंप्लेंट नंबर या कुछ ऐसा आपका कुछ है? भारत सरकार ने बहुत अच्छा चाइल्ड लाइन एक दिया है जो कि 24/7 काम करता है। 1098 है, हम छोटे बच्चों को 1098 के रूप में बताते हैं। तो ये बहुत अच्छी हेल्पलाइन है और काफ़ी इफेक्टिव भी है। और जहाँ तक बच्चों के साथ, अगर जो टीनेजर्स के साथ अगर किसी तरह का साइबर फ्रॉड या सोशल मीडिया से संबंधित कोई शिकायत है तो 1930 बहुत अच्छा नंबर इन दिनों में काम 1930 जी, तो वो भी आप ट्रेस कर सकते हैं। अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है या आपके प्रोफाइल पे गंदी चीज़ें लिख रहा है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। हालांकि ये चीज़ें समय के साथ बढ़ रही हैं, लेकिन जो सीरियस मैटर है वो ज़रूर रिपोर्ट होने चाहिए। और फिर आखिर में आप अपने मम्मी पापा की मदद से, अपने टीचर की मदद से, पुलिस की मदद पॉक्सो के मामले में ले ही सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि हमें और ज़्यादा रिलीफ की आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई रिलीफ नहीं दे रहा है तो जो 1098 है उस पर आप शिकायत करके अपनी बात कह सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि प्रिवेंशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़े। आपसे आखिरी सवाल, व्यक्तिगत सवाल करूंगा। आप इतनी व्यस्तता के बाद सामाजिक सोशल आप होकर रहते हैं, स्पर्श के लिए आप वक्त निकालते हैं, ड्यूटी आप बड़े पंचुअल हैं, काम को लेकर बड़े संजीदा हैं। आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? आपको खाने में क्या पसंद है? जी देखिए, मुझे हॉबी के तौर पे घूमने का बहुत शौक है। मतलब जब ट्रैवल, आप फोटोग्राफी भी अच्छी कर लेते हैं। जी, मैं ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी में काफ़ी इंटरेस्टेड था। हालांकि वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, लेकिन हमारा राजस्थान बहुत खूबसूरत है। आप सोलो या फैमिली, सोलो भी निकल जाते? सोलो भी निकल जाते हैं। मतलब सोलो तो बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाते हैं, तो कोई दोस्त है मान लीजिए, वो उसको हम बुला सकते हैं। दिल्ली और गुड़गांव में मेरे काफ़ी सारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, और मुझे लगता है कि आप अकेले भी राजस्थान में जा सकते हैं। आपके राजस्थान में इतनी अच्छी अच्छी जगह है, अनएक्सप्लोर्ड जगह है। आप सुबह शाम काम के घंटे से पहले और काम के घंटे के बाद भी जाके ये काम कर सकते हैं। घूमना तो अच्छी चीज़ है, स्ट्रेस फ्री करने के लिए। मुझे लगता है कि इससे अच्छी चीज़ कोई। इसके साथ साथ हमारा राजस्थान सांस्कृतिक रूप से इतना रिच है। मैं गांधीनगर में ही रहता हूँ, वहाँ जो आर्ट कला केंद्र है, तो मैं तो वहाँ एग्जीबिशन और ये भी। और जहाँ तक आपने कहा है कि बिजी रहने के बाद समय का मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट तो हमें आना ही चाहिए। हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, ऑफिस को भी टाइम देना है, और 2-3 बजे तक सब काम निपट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सैटरडे खराब हो जाता है। सैटरडे में आप 2-3 बजे फ्री हो गए, आप सैटरडे का एंजॉयमेंट 3 बजे के बाद कर लीजिए। आपसे मैंने एक पूछा था सवाल, आप बिना शर्माए बताएं, आप क्या फूडी नेचर है आपका, है खाने में क्या पसंद बिल्कुल, करते हैं? मैं फूडी नेचर हूँ, और मुझे लगता है कि राजस्थान ने मुझे सिखाया है। हरियाणा में हमारे बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है खाने पीने की, मैं आपको बताऊँ, और बहुत अच्छी वैरायटी राजस्थान में ही है। यहाँ ट्रेडिशनल फूड बहुत अच्छा है। इसके अलावा राजस्थान में अब तो हर तरह का खाना बनता है। मुझे पर्सनली चाइनीज़ बहुत अच्छा लगता है, और राजस्थान में हमारे जयपुर में 2-3 बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत अच्छा चाइनीज़ सर्व करते हैं। तो मैं नई वेज आइटम्स जो है ट्राई करने में विश्वास। कुकिंग का कुछ है शौक आप? नहीं, मैं अपने लायक बना सकता हूँ। मैं रोटी सब्जी चावल वगैरह तो नहीं बना सकता, लेकिन सर्वाइवल मेरा हो सकता है, इतना मैं जानता हूँ। एक बात, आखिरी बात आपसे, थोड़ी फनी बात है कि जैसे हरियाणा के आदमी के लिए कहते हैं कि भाई हरियाणा का आदमी है, उससे सीधा पूछोगे तो जवाब उल्टा ही मिलेगा। जी, तो आप अपनी हरियाणा वाली लैंग्वेज में बात कर सकते हैं क्या? कितने हजारों से है, की करोड़ से? नहीं, देखिए, हरियाणा की लैंग्वेज तो आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप हरियाणा में पैदा हुए हैं और आप 17 साल तक हरियाणा में ही +2 करके निकले हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हरियाणवी लैंग्वेज आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज से निकलेगी। लेकिन मेरा काम, क्योंकि 93 के बाद से लेके आज तक 30 साल से बाहर पढ़ा है। मैं बाहर पढ़ा, फिर दिल्ली चला गया, फिर वहाँ से मसूरी ट्रेनिंग लेके राजस्थान आ गया। तो मेरा हरियाणवी से वास्ता कम रहा, क्योंकि घर वालों के पास आप साल में कितनी बार चले जाएंगे। लेकिन आज भी मेरे दोस्त हरियाणा से मुझे फ़ोन करते हैं, या मेरे साथ पढ़े हुए दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं, तो मेरी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली हरियाणवी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। मैं आपके साथ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आपके साथ मेरा वो लेवल नहीं है। लेकिन अगर अभी मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आएगा तो 100% बातचीत मेरी मम्मी के साथ, मेरे भाई के साथ हरियाणवी में होगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि हम अपनी ज़मीन, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल नवीन जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत वक्त दिया आपने। तो आज आपने देखा, नवीन जैन जी ने हमें अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव शेयर किए हमारे साथ। स्पर्श एक पहल जिसमें इतना बड़े स्तर पर इन्होंने 5 साल में इतना काम इन्होंने किया, सोशल वर्क किया, बच्चों को नहीं बड़ों को भी बैड टच गुड टच सिखाया, और इतना सब इन्होंने किया। अपने व्यस्त टाइम में से टाइम निकाल कर आज हमारे बीच नवीन जी आए। अगली बार हम आपको अगले पॉडकास्ट में जल्द ही हम किसी दूसरी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।